बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा और बार बार कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान क्या चल रहा है उसके बारे में बताया जाए और ये जगह इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो अगले 10 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उनमें मैं आपको ये पूरा मसला बिल्कुल आसान करके बताऊँगा कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान क्या चल रहा है। एक दौर में हुआ करता था यूएसएसआर बहुत बड़ा था। उसके अंदर कुछ जो यूरोपीय मुल्क हैं इस वक्त वो भी उसके अंदर थे और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे सेंट्रल एशिया के मुल्क भी उसके अंदर थे। तो यूएसएसआर बहुत बड़ा हुआ करता था। फिर वक्त आया जब यूएसएसआर बहुत सारी वजूहात की बिना पे टूट गया। उनमें एक वजह अफ़गानिस्तान में उनकी एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें अमेरिका ने उनके लिए मुसीबत बना दी। इकॉनमी उनकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, बहुत सारे और फैक्टर्स थे। रशिया क्यों टूटा उसके ऊपर अलग वीडियो हो सकती है, करेंगे। लेकिन यूएसएसआर के बाद बाकी बचा रशिया। जो नए मुल्क बने थे उनमें एक मुल्क बना जिसका नाम था यूक्रेन। यूक्रेन जो मुल्क बना है इसका अगर आप नक्शा देखें तो 1991 में जो इसका नक्शा बना वो ये था। ये आपको हम पूरी स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये था यूक्रेन का पुराना नक्शा। इस नक्शे के नीचे की तरफ आपको समंदर नजर आ रहा है। ये समंदर है ब्लैक सी और इस ब्लैक सी के नीचे आपको जो मुल्क नजर आ रहा है वो है तुर्की और तुर्की के नीचे जो फिर समंदर आ रहा है वो है मेडिटरेनियन सी। अब ये आप समझ जाएं कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जब भी कभी ब्लैक सी से किसी बहरी जहाज़ ने मेडिटरेनियन सी में जाना होता है, इनका उर्दू नाम जो है वो एक को बहरा रूम कहते हैं मेडिटरेनियन सी को, और ब्लैक सी को बहरा अस्वद कहते हैं। तो जब भी किसी बहरी जहाज़ ने बहरा अस्वद से बहरा रूम में या बहरा रूम से बहरा अस्वद में जाना होता है तो वो इस्तेमाल किस जगह को करता है? बास्फोरस, जो इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी कैनाल है, बहुत बड़ी नहर है, वो एक नई बनाने वाले हैं। वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं जो इन दो समुद्रों को आपस में मिलाती है। अब ब्लैक सी रशिया को भी लगता है, ब्लैक सी बहुत सारे मुल्कों को लगता है। ब्लैक सी जो है वो तुर्की को लगता है, जॉर्जिया के साथ है, बल्गारिया के साथ लगता है, रशिया के साथ, क्रीमिया के साथ, यूक्रेन के साथ, रोमानिया के साथ। ये बहुत सारे मुल्कों के बीच में एक पानी का बहुत बड़ा जखीरा है। यहां पे जो यूक्रेन का नीचे वाला हिस्सा था जिसको क्रीमिया कहते हैं, ये बड़ा कीमती इलाका था। दिफाई नुक्ता नज़र से, माशी नुक्ता नज़र से और हर लिहाज से एक बड़ा अहम तरीन इलाका था। इसको कहते हैं क्रीमिया। रूस ने 2014 में अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए क्रीमिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उसको जम कर लिया अपने मुल्क के अंदर। यानी रशिया ने अपनी ज़मीन को बढ़ा लिया, यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ जो क्रीमिया का इलाका था उसको ले लिया। ये इलाका समंदर के अंदर है, ब्लैक सी के अंदर। इसके हर तरफ समंदर है। एक तरफ जो रशिया है वहाँ बिल्कुल समंदर कम रह जाता है, यानी रशिया के पास कोई ज़मीनी रास्ता ऐसा सच नहीं था। लेकिन जो यूक्रेन है उसके साथ एक ज़मीनी रास्ता है जो आकर मिलता है क्रीमिया के साथ, और क्रीमिया जो है वो रशिया ने कंट्रोल कर लिया। जब रशिया ने क्रीमिया को कंट्रोल किया तो यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन का एक इलाका चला गया। यूक्रेन में जो उस वक्त हुकूमत थी वो व्लादिमीर पुतिन की ज़रा प्यार मोहब्बत वाली हुकूमत थी। उस वक्त का सदर इनकी बहुत बात मानता था, लेकिन फिर उसका तख्ता उलट दिया गया और वहाँ पे एक नई हुकूमत आई। जो नई हुकूमत आई उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया 2014 में कि क्रीमिया का पानी बंद कर दिया। क्रीमिया को जो पानी आता है वो एक दरिया है जिसे डनाइपर रिवर कहते हैं। डनाइपर रिवर जो है इसका रास्ता बंद कर दिया और इसका पानी नीचे नहीं आने दिया जा रहा उस वक्त से लेकर अब तक। और अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक क्रीमिया में पानी के जो ज़खायर हैं वो 60% तक कम हो गए हैं। वहाँ जो इस्तेमाल का पानी है उसके चारों तरफ समंदर मौजूद है, लेकिन जो काबिल इस्तेमाल पानी है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। और वहाँ का एक बहुत बड़ा ये मसला है क्योंकि 87% पानी डनाइपर रिवर से ही आया करता था जो यूक्रेन से आता था। ये ऊपर कई मुल्कों से ये समंदर गुजरता है, फिर ये पूरे यूक्रेन में से गुजरता हुआ क्रीमिया में आता और क्रीमिया से ये समंदर में गिरता था। लिहाजा वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। रूस ये चाहता है और क्रीमिया ये चाहता है, जो अब क्रीमिया के अंदर रूस ने हुकूमत बनाई है, वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन हमारा पानी ना रोके और हमें पानी दे। उन्होंने पानी खरीदने की पेशकश की जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा जी हमारा इलाका था, आपने हमसे छीन लिया, अब हम पानी नहीं देंगे इसको।
तो इस तरीके से दोनों तरफ की फौजें आके यहाँ पे खड़ी हैं। एक चीज़ और हो गई, यूक्रेन का जो इंतहाई मशरकी इलाका है, यहाँ पे 3 बड़े इलाके हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे असल फड्डा चल रहा है। दोनेत्स्क, लुहांस्क और दोनबास, ये जो इलाके हैं, इसको हमने आपको एक दायरा लगा के दिखा दिया है, इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया है। ये जो इलाके हैं ये रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के करीब रहते हैं। यूक्रेन के जो शहरी यहाँ पे रहते हैं वो रशियन ज़बान बोलते हैं, रूसी ज़बान बोलते हैं, और ये रूसी अलहदगी पसंदों के नाम से जाने जाते हैं। यानी इनकी हमदर्दियाँ रूस के साथ हैं, यूक्रेन के साथ नहीं हैं। इन लोगों ने हथियार उठा लिए थे उस वक्त ही जब यूक्रेन एक अलग मुल्क बना था, और उन्होंने कहा था कि हमें रशिया के साथ रहना है, हमें यूक्रेन के साथ नहीं रहना। तब से लेकर अब तक इनके मामला चलते रहते हैं जंग के यूक्रेन के साथ, लेकिन रूस ने इनको सपोर्ट देना शुरू कर दिया। उस सपोर्ट की वजह से ये भारी पड़ना शुरू हो गए यूक्रेन की फौज के ऊपर, और अब तक जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद 13 से 14 हज़ार है, और जो लोग यहाँ से महाजिर बन के चले गए हैं या डिस्पर्स हो गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 15 लाख है। ये बहुत ज़्यादा मुतासरा इलाका है। अभी हाल ही में दर्जनों फौजी मारे गए हैं और दर्जनों लोकल जो हैं वहाँ पे फाइटर्स वो भी मारे गए हैं। रूस ये कहता है कि इन फाइटर्स का या इन लोकल्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इसलिए ज़िम्मेदारी है, ये रूसी ज़बान बोलते हैं, इनके पास रूस का पासपोर्ट भी है और ये लोग हमारे हैं, इसलिए रूस इस मशरकी सरहद के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में अपनी फ़ौजें लेकर आ रहा है। ना सिर्फ क्रीमिया में लेकर आ रहा है बल्कि मशरकी सरहद पर लेकर आ रहा है। और रूसी सदर ने और यूरोपीय यूनियन ने और नेटो के मुल्कों ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, पहले वो अनाउंसमेंट्स आप सुन लें। नंबर 1, रूसी सदर का जो साफ साफ स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर किसी ने रूस की रेड लाइन को क्रॉस किया तो मगरिब को ख़तरनाक नताइज भुगतना होंगे। ये पुतिन ने जो स्टेटमेंट दिया है ये राइटर्स के अंदर छपा है। यही वाला स्टेटमेंट जो है वो बीबीसी में छपा है। बीबीसी में लिखा कि पुतिन वार्न्स ऑफ टफ रशियन एक्शन इफ वेस्ट क्रॉसेस रेड लाइन। इसके बाद यही खबर जो है वो अल जजीरा में आती है, पुतिन वार्न फॉरेन पावर्स अगेंस्ट क्रॉसिंग रशियाज रेड लाइन्स। अगर रूस की लाल लकीर को कोई क्रॉस करेगा, अगर रूस की हदूद को कोई क्रॉस करेगा तो फिर रूस ने वार्न किया है सख्त एक्शन के बारे में। इसके बाद यही खबर द न्यूज़ पाकिस्तान में छपी है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने एग्जैक्टली इसी तरह इसको छापा है। उसके बाद द हिल ने इसको छापा है, द सन ने इसको छापा है। द सन ने एक और चीज़ छापी है, वो अमेरिकन के हवाले से छापी है। अब अमेरिकन और यूरोपियंस वो क्या कर रहे हैं और यूक्रेन अब इसके बारे में क्या कर रहा है। रशिया ने क्या किया कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कुछ मशकें की हैं अभी क्रीमिया के अंदर, और इस मशरकी बॉर्डर के ऊपर उन्होंने ला के फौज इकट्ठी करना शुरू की है। लगभग 1 लाख रूसी फौजी उन्होंने पहुंचाए हैं। 10,000 फौजियों ने खौफनाक मशकों में हिस्सा लिया है। 40 वॉरशिप्स ने इन मशकों में हिस्सा लिया कि समुद्री इलाका जो ब्लैक सी का उसको कैसे कंट्रोल करना है। 200 जंगी जहाज़ों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है और 1200 फौजी गाड़ियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। और ये जो सारी की सारी मशकें हैं ये इसलिए की गई हैं कि पानियों के ऊपर से कंट्रोल यूक्रेन का कैसे छुड़वाना है और उस पानी को कैसे क्रीमिया की तरफ लेकर आना है। यानी रूस अब उस पानी के लिए एक जंग लड़ रहा है। क्रीमिया की वैसे इंपॉर्टेंस क्या है इसका अंदाज़ा आप एक जुमले से कर लीजिए। जो यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर थे, जब रूस ने 2014 में इसको अपने अंदर जम कर लिया क्रीमिया को और यूक्रेन से इसको छीन लिया, तो एनर्जी मिनिस्टर जो यूक्रेन के उस वक्त के थे उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन ने अपना 80% तेल और गैस खो दिया है। यानी इतने बड़े बड़े ज़खायर ब्लैक सी में और क्रीमिया के अंदर तेल के और गैस के हैं जो रूस ने उनसे छीन लिया था। दिफाई नुक्ता नज़र से जो यहां बैठा होगा वो आसपास के यूरोपियन ममालिक को कंट्रोल कर सकता है और उसके पास एक बेहतरीन दिफाई ताकत और दिफाई हिकमत अमली मौजूद रहेगी। रूस अपने आप को बेहतर डिफेंड कर सकता है बाकी सारे मुल्कों की निस्बत। अगली बात यह है कि ब्लैक सी को अगर आप देखें तो बहरा रूम से अगर कोई यहां बहरा अस्वद में आना चाहता है, इस बीच के इलाके में आकर रूस को चैलेंज करना चाहता है और यूक्रेन को बचाना चाहता है, तो उनको अपने बहरी बेड़ों के जरिए से आना पड़ेगा और उसके लिए उनको तुर्की के बास्फोरस से गुजरना पड़ेगा। उनको उस बारीक कैनाल से गुजर के ब्लैक सी में आना पड़ेगा और उसके लिए अनाउंसमेंट कर दी है। बरतानिया ने अनाउंस किया कि हम यहां पे आएंगे और आके यूक्रेन की मदद करेंगे। अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम यहां पे आएंगे
और आकर यूक्रेन की मदद करेंगे। और उसके अलावा अमेरिका ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो हैं वो भी दिए हैं यूक्रेन को, ताकि वो रशिया के साथ मुकाबला कर सके। दूसरी जानिब दूसरी जंग अजीम का एक दाव खेला है रूसी सदर ने, वर्ल्ड वॉर 2 वाला, और ये बड़ा खौफनाक दाव खेला है और पहले किसी को पता ही नहीं चला। रूस ने 23 मार्च तक के लिए ये सारी जंगी मशकें प्लान की थी और इनको किया जाएगा पानियों पर से यूक्रेन का कंट्रोल ख़त्म करने के लिए और क्रीमिया के अंदर पानी लाने के लिए और रूस के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और ये जो मशरकी इलाकों के अंदर रूसी फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स कह लें या उनको अलहदगी पसंद कह लें या बागी कह लें, सब ने अपना अपना नाम दिया हुआ है। ये जो लोग लड़ रहे हैं, रूस उनको सपोर्ट करके इस हिस्से को अलग करना चाहता था यूक्रेन से। तो इस मिशन के लिए उसने ये मशकें की थी और इस मशकों के लिए उसने बहुत बड़ी मिकदार में हथियार, गाड़ियाँ, टैंक्स, जहाज़, वॉरशिप्स, फौजी वहाँ पहुँचाए थे। अब जब दुनिया का दबाव आया तो रूस ने कहा कि हम 23 मार्च को इन लोगों को वापस रशिया के मेन इलाकों की तरफ ले जाएंगे और इस बॉर्डर से हटा देंगे। उसके बाद हुआ क्या, 23 मार्च को उन्होंने हटाने का शुरू किया और कुछ वीडियोस भी आई, आप लोगों ने देखी कि बहुत बड़ी तादाद में असला वापस जा रहा है, लेकिन वो डिकॉयज थे, असला नहीं था। हम जब मुर्गाबी का शिकार खेलने जाते हैं ना तो प्लास्टिक की नकली मुर्गाबियाँ होती हैं, उनको पानी में फेंकते हैं, मुर्गाबी उनको देख कर आती है और उसके बाद फिर हम उनके ऊपर शूटिंग करते हैं। शिकारी ऐसे करते हैं, लेकिन ये भी डिकॉयज थे। ये नकली टैंक, नकली गाड़ियाँ, ये जो है ये बहुत पुराना एक दाव है। ये दाव दूसरी जंग अजीम में विंस्टन चर्चिल ने इसको इस्तेमाल किया था। उसने डिकॉय ऐसे बनाए थे, जाली अड्डा बनाया था, जाली हवाई अड्डा और गाड़ियाँ और हथियार उसने ऐसे शो किया था कि यहाँ पे हमने ये सारा एक सिस्टम लगाया हुआ है और ये लड़ने के लिए है। तो दुश्मन को एक धोखा दिया गया था। इसी तरह अब दुनिया करती है, डिकॉयज लगाती है, जाली जहाज़ों के अंदर हवा भर के हीलियम गैस होती है जिसको भर के ऐसे रख देते हैं तो वो लगता है जैसे असली टैंक खड़ा हुआ है, वो लगता है जैसे असली मिसाइल जा रहे हैं, वो लगता है जैसे असली गाड़ियाँ जा रही हैं। तो इस तरीके से रशिया ने जाली किस्म का सामान जो है उसको वापस मुंतकिल किया और असल चीज़ों को वहीं पर रोक कर रखा और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू बाकी मुल्क इसको देख रहे हैं और वो लगातार सर्विलेंस कर रहे हैं। तो नेटो मुल्कों को धोखा दिया रशिया ने और ये धोखा अब जाकर पकड़ा गया है, क्योंकि यूक्रेन ने शोर मचाया कि क्रीमिया में और हमारे मशरकी बॉर्डर पे रशियन बदस्तूर मौजूद हैं और उनकी तादाद कम नहीं हुई। दुनिया के सारे दिफाई माहिरीन इस बात को मानते हैं कि दुनिया में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जंग का ख़तरा मौजूद है तो वो रशिया और यूक्रेन के बीच में है और इस जंग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पूरा मगरब कूद जाएगा, क्योंकि बरतानिया और अमेरिका अपने जहाज़ भेज रहे हैं। बरतानिया ने टाइप 45 डिस्ट्रॉयर और टाइप 23 फ्रीगेट और उसके अलावा HMS क्वीन एलिजाबेथ का जो बेड़ा है जिसके ऊपर इन्होंने वो इनके एयरक्राफ्ट भी होते हैं वो भी तैयार किया है और कुछ रवानगी हो गई है, जबकि अमेरिका ने भी इसी तरह के इकदाम किए हैं। और ये दोनों मुल्क अपने दूसरे साथियों के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं ब्लैक सी की जानिब। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये यूक्रेन की मदद क्यों कर रहे हैं। यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं है। नेटो के अंदर इस वक्त जो है वो 30 मुल्क हैं। 1949 में नेटो बना था सिर्फ मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में बनाया गया था मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो अब यूक्रेन इसके अंदर शामिल होना चाह रहा है। यूक्रेन ने 2 ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा फौरी तौर पर हमें नेटो का हिस्सा बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि नेटो के एक मुल्क के ऊपर अगर हमला हो जाए तो वो तमाम मुल्कों के ऊपर हमला तस्वर किया जाता है। तो यूक्रेन 31वां मुल्क बनना चाहता है नेटो का, ताकि रशिया से वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन कहता है कि हमें यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी बनाया जाए। अगर यूरोपीय यूनियन पे उनको शामिल कर दिया गया तो वहां पे भी ये कानून है कि एक मुल्क के ऊपर हमला, तमाम मुल्कों के ऊपर हमला है तो पूरा यूरोप मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। ये 2 चीजें वो मांग रहे हैं इस वक्त मगरबी ताकतों से। लेकिन उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो रशिया को क्या इतना बड़ा चैलेंज दे सकते हैं। अगर वो इस वक्त यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाते हैं या यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाते हैं तो ये तो नजर आ रहा है कि रूस यूक्रेन को अब नहीं छोड़ेगा और वो पानी हासिल करके रहेगा और वो इलाके जिसको वो समझता है कि वो अलग होने चाहिए उनको अलग करके रहेगा। वो ताकत के इस्तेमाल के ऊपर तुला हुआ है। तो क्या रूस के साथ एक बड़ी जंग के लिए दुनिया तैयार है? क्योंकि अगर नेटो का मेंबर बनाया तो फिर तो जंग में जाना पड़ेगा।
वरना उसूल टूट जाएगा। और अगर यूरोपीय यूनियन के मेंबर बनाया तो भी जंग में जाना पड़ेगा, वरना उसूल टूट जाएगा। बहरहाल अमेरिका और यूरोप के जो बहरी बेड़े हैं ये मई में पहुंच जाएंगे ब्लैक सी में, और रूस इनको चैलेंज करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि हमारी रेड लाइंस को अगर कोई क्रॉस करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको भुगतना होंगे उसके नताइज। इस वक्त अमेरिका में एक नई हुकूमत है, जो बाइडन, और जो बाइडन ने जो पहले दिन इक़्तिदार में आते ही कोई ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से रशियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और उसी वक्त व्लादिमीर पुतिन ने इसको चैलेंज करने का फैसला किया था कि वो जो बाइडन को चैलेंज करेंगे। अब वो जो बाइडन को टेस्ट कर रहे हैं। जो बाइडन ने जो 4 काम किए पहले दिन दफ्तर आते ही, वो क्या थे? रूस के बारे में। नंबर 1, अमेरिकी इलेक्शन में रूसी मुदाखलत, इंक्वायरी करो, पता करो ये कितनी मुदाखलत हुई और क्या हुआ, पकड़े इनको, इनके खिलाफ चार्ज करें इनको। नंबर 2, जो मैंने आपके ऊपर एक वीडियो भी करके आपको दिखाई थी कि इनका एक सोलर विंड्स हैक, एक पूरा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो गुज़िश्ता साल खुला था, उसके ऊपर जो बाइडन ने कहा इंक्वायरी की जाए, उसको पब्लिक भी किया गया बाद में। और तीसरा जो इन्होंने मामला उठाया वो ये था कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के कत्लेआम में रूसियों की मुदाखलत, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी फ़ौरन चेक करें, ये तालिबान को मदद देते रहे अमरीकियों को मारने के लिए। और चौथा जो मामला उन्होंने पहले दिन उठाया वो ये था कि रूस के एक अपोजिशन लीडर थे, उनका नाम था अलेक्सी नवाल्नी, ये बड़ा पुरस्कार तरीके से जहर के ज़रिए से इसका कत्ल हो गया था, जहर देके इसको मार दिया गया था और बड़ा पुरस्कार कत्ल हुआ था इसका। तो इसके कत्ल के हवाले से भी अमेरिका ने कहा जी तहकीकात की जाए। तो ये 4 चीज़ें आते ही की थी जो बाइडन ने। अब उसी जो बाइडन को टेस्ट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और क्या ये एक जंग की तरफ बढ़ेगा मामला? जंग के खदशे का इजहार सबसे ज़्यादा अमेरिकन दिफाई तज्जियाकारों की जानिब से किया जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन और ब्लैक सी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है रशिया, तो ये अमेरिका और नेटो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ से आगे की जानिब रशिया के रास्ते खुलेंगे और वो यूरोपीय ममालिक को हासिल करने के रास्ते पे चलेगा, और उन तमाम एरियाज़ को जो यूएसएसआर में एक दौर में हुआ करते थे उनको वापस हासिल करने की कोशिशों में जुट जाएगा। लिहाजा अभी इसको रोकना होगा, और मगरबी ममालिक उसके लिए बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं, इकट्ठ कर रहे हैं, और रशिया को कैसे रोकना है इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में जंग के खदशात से भरपूर एक इलाका है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।